सुप्रभात बच्चों। आज हम हरियर काका पृष्ठ संख्या 13 से आरंभ करेंगे। हरियर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। जब हरियर काका को बंधन मुक्त किया गया तो पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा रहे थे। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा साफ व्यक्त हो रही थी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी के खिलाफ इतना कुछ नहीं कहा था जितना कि ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में वो कह रहे थे। अब हरियर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। अब वापस हरियर काका अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दलान में नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया था। जैसे कोई कीमती वस्तु छुपा कर रखता है वैसे ही हरियर काका को अंदर छुपा कर रखा गया था। उनकी सुरक्षा के लिए भी रिश्तेदारों में जितने भी बड़े बड़े सूरमा थे, लड़ाकू स्वभाव के लोग थे, सबको बुला लिया गया था। साथ ही साथ हथियार को भी इकट्ठा कर लिया गया था। सब लोग 24 घंटे हरियर काका की हिफाजत में पहरे देने लगे थे। अगर किसी ज़रूरत काम से हरियर काका को घर से बाहर निकलना पड़ता गांव में तो उनके साथ 4-5 की संख्या में लोग होते थे जिनके पास हथियार होता था और वे हरियर काका को घेर कर आगे पीछे चलते रहते। रात में भी सब लोग उनको घेर कर सोते थे। यहाँ तक कि भाइयों ने भी अपनी ड्यूटी को बांट लिया था कि आधे भाई सोएंगे तो आधे भाई जागकर पहरा देते रहेंगे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरियर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। एक तरफ तो हरियर काका के भाई उनको कड़ी सुरक्षा में रख रहे थे तो दूसरी तरफ हरियर काका क्षमा करें ठाकुरबाड़ी का दृश्य बदल गया था। वहाँ एक से एक खूंखार लोग आ गए थे जिनको देखकर ही लगने लगता। बच्चे तो ठाकुरबाड़ी की तरफ जाना ही बंद कर दिए थे। हरियर काका को लेकर गांव में पहले से ही लोग 2 वर्गों में बंट गए थे। इस घटना को लेकर भी दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी दी जाने लगी थी। और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरियर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। छल भल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है। एक ऐसा माध्यम जिस पर विश्वास न किया जा सके। इसलिए हरियर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही
अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकालकर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। इस अनुच्छेद में लेखक लिखता है कि हरियर काका के साथ जो भी घटनाएं घटी उससे वह इतने अनुभवी हो गए थे कि वह अब सीधे साधे भोले भाले किसान नहीं रह गए, बल्कि चतुर और ज्ञानी हो गए थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई जो अचानक से इतना आदर सम्मान देने लगे हैं, वे इसलिए नहीं कि उनका सगापन है, बल्कि इसलिए कि हरियर काका के हिस्से जायदाद है, अन्यथा वे लोग इनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जायदाद नहीं है, उनको कौन पूछ रहा है। हरियर काका को सब नज़र आने लगा था कि कैसे महंत ने चिकनी चुपड़ी बातें मेरे साथ की थी, उसके पीछे सच्चाई की क्या थी वो जान गए थे। महंत ठाकुर बाड़ी के नाम पर अपने जैसे साधु का पेट पालता है, उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने खुद के स्वार्थ के लिए साधु होने का और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया करता है। वास्तव में वे लोग लोभी, लालची और कुकर्मी है। उनका काम केवल इतना ही है कि छल से, बल से या कल अर्थात बुद्धि से किसी भी तरह से बिना परिश्रम किए धन अर्जित कर ले और आराम से रह सके। और अपने इसी गंदे इरादों को छिपाने के लिए उन्होंने ठाकुर बाड़ी को एक जरिया बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर किसी को विश्वास न हो। इसलिए हरियर काका ने मन में यह तय कर लिया था कि वो अपने आसपास महंत को फड़कने तक नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी वे अपने हिस्से की जायदाद को अपने भाइयों को भी नहीं देंगे, नहीं तो वे लोग दूध के मक्खी के समान निकालकर फेंक देंगे। बुढ़ापे में दुख बड़ी मुश्किल से बीतता है। लेकिन हरियर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लिया गया, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। हरियर काका सोच रहे थे कि न मैं अपनी जायदाद अपने भाइयों को लिखूंगा और न ही महंत को दूंगा। लेकिन वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। जिस दिन से वे मुक्त होकर आए थे उसके अगले ही दिन से उनके रिश्ते के सभी लोग उनसे कह रहे थे कि जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दे। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे महंत की गिद्ध वाली नज़र उन पर पड़ी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से अगर मुक्ति पाना है तो उनके पास यही एकमात्र रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात तक यही चर्चा। लेकिन हरियर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के तो जबरन निशान लिए है, उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। परिवार वालों के समझाने के बावजूद भी हरियर काका साफ मना कर देते और कहते कि मैं मर जाऊंगा तो स्वयं ही मेरी जायदाद इस परिवार को मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। और रही बात महंत के अंगूठे की ज़बरदस्ती निशान लेने की, इस पर हमने मुकदमा पहले ही कर दिया है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर यहाँ वहाँ ज़रूरत है, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। जब हरियर काका के भाई
उनको प्यार से समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने डांटना और उन पर दबाव देना शुरू किया, लेकिन हरियर काका इससे भी राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अपने जीते जी वह अपनी जायदाद किसी और को नहीं देंगे। बस क्या था, एक रात उनके भाइयों ने भी वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके अपने सगे भाई, जो उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जो हरियर काका को अपना अभिन्न अंग समझते थे, जो हरियर काका की ही नींद सोते थे और जागते थे, हथियार लेके उनके सामने खड़े कह रहे थे कि सीधे सीधे कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे का निशान लगाओ, नहीं तो मारकर इसी घर के अंदर गाड़ देंगे और गांव वालों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरियर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरियर काका ने सोच लिया था कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वे ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेश्वर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उनका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जुन खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरियर काका को लगता कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उनके पांव पखारते होते। हरियर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। जब उनके भाई हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे और उनको धमका रहे थे, डरा रहे थे, तो हरियर काका डरे नहीं, क्योंकि पहले वाली बात होती तो शायद वह डर जाते, लेकिन उनके पास अब इतना अनुभव हो गया था कि वह डर को बिल्कुल भुला दिए थे। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य डरता है। ज्ञान हो जाने के बाद तो वह जरूरत पड़ने से मृत्यु को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। हरियर काका ने सोच लिया था कि ये सब एक बार उन्हें मार दे वो ठीक होगा, लेकिन जमीन लिख कर दे देंगे तो पूरी ज़िंदगी उनको हर दिन घुट घुट कर मरना पड़ेगा, ये उनको ठीक नहीं होगा। उनके सामने एक उदाहरण भी याद आता है कि कैसे रमेश्वर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा लिया था। शुरू शुरू में तो उनके बहुत सेवा की, लेकिन बुढ़ापे में 2 समय खाने देने भी उन्हें अखड़ने लगा था, बहुत मुश्किल से मिलता था। अंत में रमेश्वर की विधवा की ऐसी दुर्गति हुई कि देखकर भी गांव वाले सिहर जाते थे। हरियर काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा अपने हिस्से की जायदाद रमेश्वर के भाइयों को नहीं लिखती तो अंत तक उनके भाई उसके आदर सम्मान करते, पांव पकड़ते। भाइयों की ऐसी स्थिति को देखकर हरियर काका गुस्से में खड़े हो जाते और कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, तुम इतने सारे हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ एक धूल जमीन भी नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी से जरा से भी कम नहीं हो। इस पर भाई कहते हैं कि देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो चाहे रो के। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।